11वीं अध्याय 1 में है परिमेय संख्याएं। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, यानी मुख्य बातें व नियम। क्योंकि डायरेक्ट हम प्रश्नावली नहीं हल करेंगे। अगर हम डायरेक्ट प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे तो वो समझ में नहीं आएंगे। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। वैसे आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हो कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। लेकिन आइए फिर से हम जानते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सारी गिनती वाली संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और इन्हीं गिनती वाली संख्याओं में, अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में क्या करें हम? जीरो जोड़ लें। क्या कर लें? जीरो जोड़ लें। जीरो जोड़ लें और सारी, इसके पीछे हम सारी प्राकृतिक संख्याएं लिख दें तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी अनंत तक। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या को, और प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? अब इन्हीं पूर्ण संख्या में पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? अब इन्हीं पूर्ण संख्याओं में, जैसे ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं। अब इन्हीं संख्याओं में अगर हम माइनस वाली संख्याओं को शामिल कर लें तो क्या हो जाएंगी? ये पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, माइनस वाली संख्याओं को हम शामिल कर लें तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स कहते हैं। तो आपको पता चल गई, यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर लें तो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, और पूर्ण संख्या में हम माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर लें तो पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। और सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकें। ठीक है, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकें जहाँ पर p और q क्या हो? एक पूर्णांक हो। क्या हो? एक पूर्णांक हो। और q बराबर क्या ना हो? और q बराबर जीरो ना हो। q बराबर जीरो ना हो, यानी नीचे जीरो ना हो, वो संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या, यानी रैशनल नंबर होती हैं। तो परिमेय संख्या को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकें जहाँ p और q क्या हो? जहाँ p और q एक पूर्णांक हो और q बराबर, यानी नीचे वाली संख्या जीरो ना हो, वो संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, अब जैसे दे दी गई -2/1, क्या परिमेय संख्या है? तो इसको हम कहेंगे हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब जैसे इस तरह से पूछ लिया गया, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? तो हम क्या कहेंगे? हाँ, 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हर संख्या के नीचे /1 लगा होता है। हम इसमें /1 लगा सकते हैं। तो 2 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे दे दिया गया है यहाँ पर 2/0 क्या परिमेय संख्या है? तो क्या कहेंगे हम? नहीं, क्योंकि इसके नीचे जीरो है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि q बराबर जीरो ना हो, तो ये जो है 2/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर इसी संख्या को 0/2 पूछे कि परिमेय संख्या है, तब आपका आंसर क्या होगा? हाँ, 0/2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से बच्चों आप परिमेय संख्या को समझ गए होंगे। अब आइए आगे देखते हैं। तो अब पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो पहला नंबर क्या है? समृद्ध। दूसरा नंबर है क्रम विनिमेयता,
और तीसरा नंबर है सहचर्यता या सहचरिता। तो आज हम जानेंगे समृद्ध। तो आइए हम पढ़ते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या में किस तरह से समृद्ध है कि नहीं। तो आइए पहले हम पूर्ण संख्या पर देखेंगे कि समृद्ध जो है पूर्ण संख्या के योग, व्यवकलन यानी घटाना और गुणन यानी गुणा भाग यानी भाग पर किस प्रकार समृद्ध है कि नहीं है। तो योग यानी जोड़ना, पहले हम योग यानी जोड़ना देखेंगे। इसके पहले बच्चों आपको याद रखना होगा कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है। तो जैसा कि अभी हमने बताया था, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम पूर्ण संख्या से ही देख रहे हैं, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्या से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब होता है जैसे हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग कर रहे हैं, ठीक है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, तो जो हमारा योगफल है वो पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। तो ये समृद्ध उस पर, तो योग पर समृद्ध होगा। यदि हमारा योगफल एक पूर्ण संख्या आया तो ये समृद्ध उस पर योग पर क्या होगा? समृद्ध होगा। तो आइए अब हम देखते हैं। जैसे कोई दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, जैसे हो गया यहाँ पर 4 और धन 2 हो गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो योग क्या आने वाला है? 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6, ठीक है। और देख रहे हैं कि 6 एक पूर्ण संख्या है, यानी हमारा योगफल जो है वो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 6, यानी 6 एक पूर्ण संख्या है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। पूर्ण संख्याएं जो है योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। जैसे कोई और दो संख्या ले लीजिए, जैसे ले लीजिए यहाँ 3 धन 3 बराबर क्या आएगा? 6। तो 6 एक पूर्णांक संख्या आप देख सकते हो। कोई और आप ले सकते हो, 5 धन 5 ले लीजिए तो 10 आ रहा है। 10 भी एक पूर्ण संख्या है, यानी योग के अंतर्गत समृद्ध है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। तो ये योग के अंतर्गत हो गया। अब हमें व्यवकलन यानी घटाना के अंतर्गत देखेंगे। तो जैसे आप ले लीजिए कोई दो पूर्ण संख्या, जैसे यहाँ पर लिए आप इन्हीं संख्याओं को ले लीजिए, 4 - 2 बराबर क्या आया? 2। 4 में 2 घटाएंगे क्या आया? 2 आ गया। लेकिन और अगर आप संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पर है 3 - 5, तो क्या आएगा? 3 में 5 घटेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर क्या आने वाला है? -2। और हम जानते हैं कि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? -2 एक पूर्ण संख्या। तो आपने देखा कि यहाँ पर घटाया तो 2 आया, यानी 2 तो है हमारी पूर्ण संख्या, लेकिन जब इस तरह से घटाया तो -2 आया। यानी कहने का मतलब कि हर स्थिति में अगर एक पूर्ण संख्या हमारा जो योगफल है, घटाना है, वो आ रहा है, तब तो वो संख्या मतलब घटाव और जोड़ समृद्ध है। अगर नहीं, एक पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है तो वो समृद्ध नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन यानी घटाव के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पूर्ण, तो यहाँ पर क्या? पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को घटाएं तो हमारा जो घटाना यानी घटाना है उसका आंसर एक पूर्ण संख्या ही हो। तो इसलिए ये घटाव के अंतर्गत यानी व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अब आइए हम गुणन में देखते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। तो आइए देखते हैं। तो अब हम पूर्ण संख्याओं को गुणन के अंतर्गत देखेंगे।
तो गुणन में ले लीजिए, जैसे आप इसी संख्या को लीजिए 4 गुणे 2 बराबर क्या होगा, 4 दूनी 8। ठीक, तो 8 हम जानते हैं कि 8 एक पूर्ण संख्या है। और ले लीजिए 16 गुणे 2, तो 16 दूनी 32। तो हम जानते हैं कि 32 एक पूर्ण संख्या है। और हम लेते हैं 5 गुणे 4 ले लिए, जैसे 5 भी पूर्ण संख्या, 4 भी पूर्ण संख्या, और दोनों का जब हम गुणा किए तो क्या आने वाला है, 5 चौ 20। तो देख रहे हैं कि 20 भी एक पूर्ण संख्या है। तो हर हालत में जब हम दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमारा जो हल है वो एक पूर्ण संख्या आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं, तो क्या लिख सकते हैं, पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। क्योंकि जब हम दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर रहे हैं, तो हर स्थिति में जो हमारा हल है यानी आंसर है वो एक पूर्ण संख्या ही आ रही है। तो यानी ये समृद्ध है गुणन के अंतर्गत। अब इसी तरह से हम भाग में देख लेते हैं। तो भाग जैसे दिए 4 में मान लीजिए 2 का ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर हम 4 में 0 का कर रहे हैं तो क्या होगा, यानी 4/0 लिखेंगे, तो इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं, क्या लिख सकते हैं, पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। तो ये हमने पूर्ण संख्याओं को देखा। अब आइए हम पूर्णांक संख्याओं को भी देख लेते हैं। तो अब हम समृद्ध के अंतर्गत पूर्णांक संख्या को देखेंगे कि योग, व्यवकलन यानी घटाव, गुणा और भाग में ये समृद्ध है कि नहीं है। तो जैसा कि बच्चों हमने बता चुका है कि पूर्णांक संख्याएं होती क्या है, यानी सारी पूर्ण संख्याओं में अगर हम माइनस वाली संख्याएं भी शामिल कर लें तो वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी सारी माइनस और प्लस 0 को लेकर के सारी माइनस की और जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको मिला करके सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, इसी तरह की संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। तो आइए अब इनको योग के अंतर्गत देखते हैं। दो हम पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं और अगर योगफल हमारा पूर्णांक संख्या ही आ रहा है तो ये समृद्ध होंगी। तो देख लीजिए, दो पूर्णांक संख्या ले लीजिए जैसा कि हमने लिया। तो दो पूर्णांक जैसे यहाँ पर हम ले लिए -7 और यहाँ पर ले ली +5। देख सकते हैं दोनों क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो जब इनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, और हम जानते हैं प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, तो साथ में 5 को घटा देंगे तो क्या आने वाला है, 2। तो यहाँ पर हम 2 देख लेंगे, क्या 2 एक पूर्णांक संख्या, तो देखते हैं हाँ 2 एक पूर्णांक संख्या है। तो अब और हम देख लेते हैं, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 6-2, ठीक। तो इसको जब जोड़, 6 भी एक पूर्णांक संख्या है और 2 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो 6 और 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पर 8। और देख रहे हैं 8 एक पूर्णांक संख्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत, तो इसे हम लिख सकते हैं पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है। अब आइए व्यवकलन यानी गुणा, व्यवकलन यानी घटाव पर देखते हैं। तो अब गुणा के अंतर्गत देखेंगे तो कोई संख्या ले लीजिए आप, जैसे 8 -3 बराबर क्या आएगा, 5। तो 8 भी एक पूर्णांक संख्या और 3 भी है, और आंसर भी हमारा क्या आ रहा है, एक पूर्णांक संख्या आ रहा है। और संख्या ले लीजिए, जैसे है यहाँ पर 4 -8।
अब यहाँ पर 4 में हम 8 को घटाएंगे तो क्या आंसर आने वाला है, -4। तो यहाँ 4 भी पूर्णांक संख्या, 8 भी, और आंसर -4 आ रहा है, यानी -4 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो इस पे हम लिख सकते हैं पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। तो पूर्णांक संख्या जो है व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है, हम लिख सकते हैं। अब आइए गुणन में देखते हैं। तो गुणा में भी ऐसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 × 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 चौक 12। तो यहाँ पर 12 एक पूर्णांक संख्या है और 3 4 भी एक पूर्णांक संख्या है। इसी तरह से हम ले लेते हैं -4 × यहाँ पर करेंगे और गुणे क्या लिख सकते हैं, 3 ले लीजिए, कोई और संख्या ले लीजिए, 8 ले लीजिए। तो अब आप देख सकते हो जब इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8 चौक 32, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -32। तो हम जानते हैं कि पूर्णांक -32 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। इसी तरह हम भाग में भी चेक कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर ले लीजिए 3/4, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 3/4, और हम जानते हैं 3/4 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पूर्णांक क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध है, समृद्ध नहीं है। क्या लिखेंगे, है नहीं है, ठीक, क्योंकि 3/4 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अब आइए हम परिमेय संख्या को भी देख लेते हैं। अब हम परिमेय संख्याएं को देखेंगे समृद्ध के अंदर, योग, व्यवकलन और गुणन भाग में किस प्रकार काम करती हैं। तो परिमेय संख्या आप लोग जानते हो, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सके, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो और Q = 0 ना हो, वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी सारी पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याएं हैं। जैसे कोई परिमेय संख्या आप ले लीजिए, जैसे 2/4, ठीक, और योग में हम देख रहे हैं पहले, और प्लस क्या ले लें, 1/4। अब इन दो संख्याओं को कैसे हम जोड़ेंगे, यानी दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आने वाला है। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, भागफल। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 × 2, प्लस का चिन्ह प्लस का, 4 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, तो बराबर लिख सकते हैं हम 2 1 क्या हुआ, 3, और 3/4। तो जो हमारा आंसर आ रहा है 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो ये दोनों परिमेय संख्या हमने लिया और योगफल किया तो दोनों संख्याएं परिमेय संख्या आ रही हैं। जो योगफल आया वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्या है, समृद्ध है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। इसका मतलब अगर हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो जो हमारा योगफल आएगा वो एक परिमेय संख्या ही आएगा। अब आइए इसे व्यवकलन यानी घटाव के अंतर्गत देखते हैं। यानी इसी संख्या को अगर हम घटाएं 2/4 माइनस 1/4, तो जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 और वैसे ही हल करेंगे। 4 में भाग करेंगे 4 का तो एक बार में भागफल आएगा, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 और माइनस का माइनस, ऐसे इसमें 4 में भाग करेंगे 1 कम 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 में 1 चले जाएंगे तो क्या बचने वाला है, 2 में 1 जाएंगे तो 1/4। और हम जानते हैं 1/4 एक परिमेय संख्या है।
यानी हम कह सकते हैं कि हम जब किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो भी एक परिमेय संख्या ही होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। इसी तरह हम गुणन पर भी चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया 3/2 गुणे 3/2, या यहाँ पर और भी कोई संख्या आप ले सकते हो। मान लीजिए ले लीजिए आप 5/2। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का, क्योंकि ये संख्याएं कट नहीं रही हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 2 दूनी 4, यानी 15/4 आ रहा है। तो ये एक परिमेय संख्या है यानी। और दूसरी संख्या ले लीजिए -4/5 गुणे 3/1। अब इस संख्याओं को भी हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का। तो हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12 माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस 12/5 एकम 5। तो देख रहे हैं -12/5 भी एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमारा जो गुणनफल है वो भी एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। इसी तरह हम भाग में भी देख लेंगे। तो यहाँ पर एक लेंगे हम 3/0 यानी 3/0। और इस संख्या को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से लिख देंगे कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो आशा है बच्चों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय माता दी।